सुप्रभात मान्यवर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी ई वीज़ा की। रशिया ने भारतीयों के लिए ई वीज़ा शुरू कर दिया है, लेकिन उस वीडियो में मैंने एक बात की थी कि रशियन जो इमिग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और बहुत सारे भारतीयों को डिपोर्ट करता है। अभी भी कुछ जो ताज़ा खबरें हैं वो ये हैं कि रशिया बहुत ज़्यादा लोगों को यानी कि भारतीयों को डिपोर्ट कर रहा है। एक यूट्यूबर हैं वो एंटर करना चाहते थे कज़ाकिस्तान से रशिया में, उनको भी डिपोर्ट कर दिया है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा था कि ये क्या होता है, ये डिपोर्ट क्यों किया जाता है, ये इमिग्रेशन होता क्या है, जब हमें वीज़ा मिल गया तो वहाँ से फिर वापस क्यों भेजा जाता है। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि इमिग्रेशन दरअसल होता क्या है। इसमें भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इमिग्रेशन और कस्टम दो अलग अलग हैं, लेकिन लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दरअसल है क्या। तो इस वीडियो में आज हम साधारण भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि जो इमिग्रेशन और कस्टम वो होते क्या है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन होता क्या है। दरअसल इमिग्रेशन एक ऐसा विभाग होता है जो कि देश के अंदर और देश से बाहर जाने वाले लोगों पे नज़र रखता है। दरअसल इमिग्रेशन सभी देशों का होता है। हमारे भारत का भी एक इमिग्रेशन है जो बाहर से आने वाले लोगों के ऊपर नज़र रखता है और यहाँ से जो लोग जाते हैं उनके ऊपर भी नज़र रखता है। अब ये इमिग्रेशन दरअसल होता क्यों है। देखिए, इमिग्रेशन जो है किसी भी देश की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। इमिग्रेशन जो है वो उसका काम होता है कि उसके देश में कोई भी गलत तरह का आदमी एंटर ना कर जाए। अब फॉर एग्जांपल, अब कोई बाहर से वीज़ा लेके भारत में एंटर करता है तो मान लीजिए अगर वो कोई गलत आदमी हुआ तो वो तो हमारे देश के लिए घातक होगा। अब इमिग्रेशन को जो समस्या होती है वो क्या क्या ऐसी समस्या है कि जो इमिग्रेशन लोगों को अपने देश के अंदर में एंटर नहीं करने देता है। इमिग्रेशन वालों को सबसे पहला जो एक डर रहता है वो ये रहता है कि आप हमारे देश में आ तो जाएंगे लेकिन आप वापस नहीं जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है। तो इमिग्रेशन वाले इसके लिए कि आप क्या वापस जाएंगे या आप कोई गलत आदमी तो नहीं है कि जो उस देश पे बोझ बन जाए, तो इसके लिए वो कुछ आपसे सवाल करते हैं जिनके लिए आपको तैयार रहना होता है। तो हम लोग अब बात करेंगे कि इमिग्रेशन पे ऐसे क्या क्या सवाल हैं जो वो लोग पूछते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप फ्लाइट से उतरते हैं तो आपका जो सामना होगा, सामने बहुत सारे काउंटर होंगे, वो होगा इमिग्रेशन से। इमिग्रेशन पे बहुत सारे काउंटर्स होते हैं, डिपेंड करता है एयरपोर्ट कितना बड़ा है, देश कितना बड़ा है। इमिग्रेशन की जो टीम होती है उनका एक चीफ इमिग्रेशन ऑफिसर होता है जो एक बॉक्स बना होता है उसमें जाके बैठा रहता है और कई जगह पे आपको नॉर्मली फ्लोर पे घूमता हुआ भी नज़र आएगा। और बाकी जो ऑफिसर हैं वो लोगों के पासपोर्ट चेक करते हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं, कई बार नहीं भी करते और पासपोर्ट पे स्टैंप लगा के अंदर आने देते हैं। अब बात आती है कि इमिग्रेशन ऑफिसर किन से सवाल करते हैं, किन से सवाल नहीं करते हैं। सबसे पहली बात है, जो इमिग्रेशन ऑफिसर परसेप्शन बनाता है आपके बारे में वो बनाता है आपका पासपोर्ट देख के। मान लीजिए मैं एक भारतीय हूँ, जैसे मैंने अपना पासपोर्ट उनके सामने रखा तो उनके सामने पासपोर्ट से ही मेरी परसेप्शन ऐसी बन जाती है कि जो मुझसे सवाल जवाब किए जा सकते हैं। उसका कारण ये है कि हमारे देश का जो पासपोर्ट है वो काफ़ी कमज़ोर है। लगभग जो पासपोर्ट की जो रैंकिंग होती है उसमें ये 80 नंबर पे आता है, 80th नंबर पे। अब साधारण भाषा में समझते हैं कि जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वो होती कैसे है। पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो दरअसल होती है कि कितने देश आपको वीज़ा फ्री दे रहे हैं, यानी कि वीज़ा फ्री आपको आने दे रहे हैं अपने देश में, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अब भारत को लगभग 57 देश वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं, यानी कि हमें वहाँ पे वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। इस बेस पे ही रैंकिंग होती है। अब सारे देश एक दूसरे को वीज़ा फ्री क्यों नहीं देते, उसका कारण होते हैं दरअसल उस देश की जनता। फॉर एग्जाम्पल कि भारत के जो लोग हैं, मान लीजिए वो बाहर जाते हैं, नंबर ऑफ एंट्रीज अगर नंबर ऑफ एग्जिट के इक्वल नहीं है
तो फिर वो उससे जो वो देश है उनको लगता है कि वो इलीगली हमारे यहाँ पे रह गए हैं या उन्होंने बॉर्डर पार करके दूसरे किसी देश में एंटर किया, फिर वो देश भी ऑब्जेक्शन उठाता है कि आपके यहाँ से हमारे देश में लोग जो है एंट्री कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि वो देश उस देश के नागरिक को बैन कर देता है या बिना वीज़े के आने नहीं देता है। यानी कि वीज़ा का मतलब होता है आप एक परमिशन लेके आइए, हम आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे प्रॉपर, तब हम आपको आने देंगे। कुछ देश हैं जैसे सिंगापुर हो गया, जापान हो गया, उनको लगभग आप मान के चलिएगा लगभग लगभग सारे देश जो है एंट्री देते हैं। अब इन लोगों को के साथ क्या होता है कि इन लोगों की वो परसेप्शन भी वैसे बनाते हैं इमिग्रेशन वाले। जैसे ही मान लीजिए किसी ने सिंगापुर का या जापान का पासपोर्ट रखा तो उनको लगता है कि नहीं यार, ये आदमी भागने वाले नहीं है, ना ये हमारे देश में रुकेंगे, ये हमारे देश में आएंगे और आप चले जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, पासपोर्ट चेक करते हैं, स्माइल के साथ में स्टैंप लगा देते हैं। भारतीयों की दरअसल समस्या ये है कि हमारे यहाँ से नो डाउट यहाँ से इलीगली लोग यूरोप के देशों में जाते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ से रशिया के थ्रू या फिर पहले जो है सर्बिया जो है हमारे को वीज़ा फ्री एक्सेस देता था, जो उसने बंद कर दिया। उसका कारण यही था, सर्बिया एकमात्र ऐसा देश था यूरोप का जो भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री देता था। और कुछ टाइम के लिए अल्बानिया ने भी शुरू किया था, उन्होंने तो 3 महीने में बंद कर दिया, वो भारतीयों से इतने परेशान हो गए। और जो सर्बिया है, सर्बिया में खुद गया हूँ, आपने मेरे वीडियो में देखा है, सर्बिया के वीडियो में है, मतलब बाहर के लोग मुझे कम मिलते थे, बल्कि वहाँ तो मैं एक रैकेट से मिला था जो कि पाकिस्तान का था। और उन्होंने तो कन्फेस किया कैमरे में कि वो किस तरह से इलीगली लोगों को बॉर्डर पार कराते हैं पैसे के एवज में। तो उसके बाद सर्बिया ने बंद कर दिया। मैं जब अल्बानिया में था, आप देखेंगे मेरा वीडियो अल्बानिया का, तो वहाँ पे मैंने बोल दिया था कि सर्बिया और अल्बानिया दोनों ही ये बंद कर देंगे। और हुआ भी लास्ट में ऐसा ही, क्योंकि हमें महसूस हो गया था कि ये दोनों देश इतने परेशान हो चुके हैं इंडियन से कि अब ये जो है दोबारा से हम लोगों को वीज़ा फ्री नहीं देंगे। अब सर्बिया ने बंद कर दिया है, अल्बानिया भी ऑलरेडी बंद कर चुका है। तो बस यही कारण है कि जो इमिग्रेशन वाले हैं वो हम लोगों से पूछताछ करते हैं कि क्या आप वापस जाओगे या कहीं तीसरे देश तो नहीं भागोगे। वो सिर्फ ये अश्योर होना चाहते हैं। अब वो सवाल क्या करते हैं, उनके कॉमन से सवाल होते हैं, आप क्यों आए हैं। दूसरा सवाल उनका हो सकता है आप कितने दिन यहाँ पे रुकेंगे। आपको इन सवालों का जवाब जो है बड़े प्रिसाइसली देना है और बड़ी ईमानदारी से देना है। और तीसरा इनका सवाल हो सकता है कि आपकी होटल बुकिंग आप दिखाइएगा, होटल बुकिंग है आपके पास में। इसके अलावा जो सवाल हो सकते हैं इमिग्रेशन वालों के, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके पास में पैसे कितने हैं। अब वो पैसे दरअसल क्यों पूछते हैं, उसका कारण ये है, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके पास में इतना पैसा है कि आप वापस हमारे देश से अपने देश चले जाएं, या जब तक आप हमारे देश में हैं क्या आप यहाँ पे रहना खाना पीना अपना कर सकते हैं। तो बस वो ये श्योरिटी चाहते हैं कि कहीं हम उनके ऊपर बर्डन तो नहीं बनने जा रहे हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आप अपना, अगर आप कैश लेके गए हैं यानी कि यूएसडीज लेके गए हैं या उस देश की करेंसी लेके गए हैं, तो आप उनको बता सकते हैं मेरे पास इतने पैसे हैं। अगर आपके पास में, अगर आप नहीं लेके गए हैं, कार्ड में हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप साथ लेके हैं या फॉरेक्स कार्ड आप लेके गए हैं, तो आप उनको बताइएगा कि मेरे इन कार्ड्स में इतने इतने पैसे हैं। बैंक्स के कार्ड दिखाते हुए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास में मान लीजिए आपका जो नाम है वो मान लीजिए एबीसी है, तो वो जो कार्ड है वो भी एबीसी के नाम से ही होने चाहिए। बहुत सारे लोगों को इमिग्रेशन पे इसलिए रोका गया, किसी ने कहा ये तो मेरे कार्ड, ये जो मेरा कार्ड है ये मेरे पिताजी के नाम पे है या मेरे ब्रदर के नाम पे है। अब पिताजी के नाम के साथ तो क्योंकि वो पासपोर्ट में भी होता है तो आप दिखा सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि किसी ने दोस्त का कार्ड कोई लेके चला गया, कोई अपने भाई का कार्ड लेके चला गया, तो वहाँ पे आप रिलेशनशिप जो है प्रूफ कर नहीं पाए। और बाहर के देशों में तो वैसे भी जो दूसरों का कार्ड जो यूज़ करना है उसको सही नहीं समझा जाता है। इवन अगर आप वाइफ का कार्ड लेके जाएंगे तो वो तो आपको कहेंगे कि हो सकता है आपने अपनी वाइफ को बिना बताए ही ये कार्ड इस्तेमाल कर रहे होंगे आप। तो ये समस्या होती है बाहर के देशों में। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर जितने कार्ड आपके अपने हैं, अपने नाम पे हैं, वही लेके जाइएगा ताकि कोई समस्या ना हो। लेकिन अगर इन सवालों के जवाब देते हुए आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, थोड़े भी नर्वस हो गए और उनको लगा कि कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो आपको जो इमिग्रेशन काउंटर पे सामने बैठे हुए हैं वो आपको एक दूसरे रूम में लेके चले जाएंगे जहाँ पे आपको हैंडल करेगी एक दूसरी टीम।
फिर वो थोड़े और नेक्स्ट लेवल के होते हैं, वो आपके बैग ढूंढना शुरू कर देंगे, आपका फ़ोन चेक करना शुरू कर देंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा, जब मैं रूस गया था 2019 में, तो ये लिंक दे दूंगा मैं उस वीडियो का, वो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो उसमें उन्होंने मेरा फ़ोन तक ले लिया था। और सबसे बड़ी बात है, वो फ़ोन में ऐसी ऐसी चीज़ें चेक करते हैं, फ़ोटो गैलरी में जाके देख रहे हैं, वो मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको देख रहे हैं। फिर उन्होंने +7 डायल किया, वो ये देखना चाहते हैं कि रशिया में तुम कितने लोगों को जानते हैं। और जितने लोगों के नंबर उसमें सेव्ड थे, लगभग 6-7 लोगों के सेव्ड थे, उन्होंने सबको कॉल किया कि ये इंडिया से आ रहे हैं। फिर घुमा फिरा के उनसे बातें कर रहे हैं कि कहीं यहाँ का आदमी मिला हुआ तो नहीं आपके साथ में, या यहाँ के आदमी ने पैसे तो नहीं लिए आपको रशिया में सेटल करने के। तो दरअसल वो शक्की टाइप की, इतना ज़्यादा वो लोग शक करते हैं कि जब तक आप उनको कन्विंस नहीं कर पाए कि नहीं, आप एक आम ट्रैवलर हैं, आप एक टूरिस्ट हैं और आप यहाँ सिर्फ घूमने के लिए आए, तब तक वो आपको छोड़ेंगे नहीं। आपको नर्वस नहीं होना है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ में सारे जवाब देने हैं। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ में सारे जवाब देंगे तो उनके पास, वो दरअसल वो चाहते ही यही हैं कि आप जो जिस काम के लिए आए हैं वो उनके सामने रखें, और उसके बाद वो आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगा देंगे और आपका हो जाएगा वेलकम। लेकिन अगर किसी कारणवश आप सवाल के जवाब नहीं दे पाए और उनको लगा कि आप उनके देश के लिए ख़तरा हैं, या उनके ऊपर बर्डन बनना चाहते हैं, या वापस नहीं जाएंगे, या आप कोई डोंकी मारना चाहते हैं, यानी कि इलीगली दूसरा देश फांदना चाहते हैं, तो वो आपको एक छोटे से डिटेंशन सेंटर में ले जाते हैं। एक खैर डिटेंशन सेंटर बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो भी डिटेंशन सेंटर ही होता है, छोटा सा जो एयरपोर्ट पे होता है। एक कमरा होगा बहुत बड़ा सा, सारे लोगों को उसमें भरा जाता है। फिर आपके लिए वो फ़्लाइट अरेंज करेंगे। वो फ़्लाइट अगर 2 दिन बाद होगी, 3 दिन बाद होगी, तब तक आपको वहीं पे रहना होगा। तो उसके बाद आपको वापस भेज दिया जाएगा, और आपका जो सारा पैसा है, जो फ़्लाइट पे, जो वीज़ा पे आपने खर्च किए हैं, वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आपका जो मकसद है जाने का, वो बिल्कुल आपको क्लियर हो और आप बड़े प्रिसाइसली जवाब दें। डरने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि कॉन्फिडेंस के साथ में जवाब दें, ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखाएं। जो भी वो सवाल पूछ रहे हैं सिर्फ प्रिसाइसली उतना ही जवाब दीजिए, ज़्यादा जवाब देने की कोशिश ना करें, नहीं तो वो आपको आपकी ही बातों में फंसा देते हैं। सेम सवाल को 2 बार पूछता है। मान लीजिए शुरू के 30 सेकंड में उन्होंने पूछ लिया कि आप मॉस्को में कितने दिन रहना चाहते हैं, और आपके मुंह से निकल गया कि 4 दिन रहूँगा मॉस्को में। वो आपसे 4 दिन की होटल बुकिंग मांगे, और फॉर एग्जांपल आपने होटल बुकिंग दे भी दी। फिर वो आपसे बातें करते करते, मान लीजिए बात करते हुए 6-7 मिनट हो गए। 6-7 मिनट बाद वो दोबारा पूछेंगे, अच्छा तो मॉस्को में वैसे आपका कितना इरादा है। और अगर आपने बोल दिया कि मेरा 2 या 3 दिन, पहले आपने 4 बोला था, फिर 2 या 3 दिन, वो भी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। तो इसके लिए जो भी आप बोलें उस पर स्टिक रहें। और जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, ऐसा नहीं कि वो आपको देश से बाहर भगाना चाहते हैं, वो भी अपने देश की सेवा कर रहे हैं, वो भी अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने देश की सिक्योरिटी के लिए ये उनका काम होता है। हमारा देश भी करता है, हमारे देश का इमिग्रेशन भी करता है। हमारे देश का जो इमिग्रेशन है थोड़ा सा सुस्त रवैया अपनाता है, लेकिन बाहर देशों में जो इमिग्रेशन है ये बहुत ज़्यादा हार्ड रहते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको तैयार होना होगा। इसके बाद बात आती है कस्टम की। अब ये कस्टम क्या होता है? इमिग्रेशन तो हो गया लोगों की छानबीन, यानी कि जो भी जाना चाहते हैं उस देश में, वो छानबीन होती है लोगों की। अब साधारण भाषा में हम समझेंगे कस्टम क्या होता है। कस्टम हो गया सामान का, आपके साथ में जो सामान जा रहा है उसकी छानबीन कस्टम करता है। अब ये सामान, उनको क्या है, ऐसी चीज़ें हैं जो वो छानबीन करते हैं। दरअसल वो ये देखना चाहते हैं कि आप उनके देश में कोई इलीगल कोई आइटम तो नहीं लेके आ रहे हैं, जैसे कि कोई ड्रग्स लेके चले गए हैं, या कोई भी फॉरबिडन आइटम है जो वहाँ पे आप लेके जा रहे हैं, या आपके पास में ऐसी कोई चीज़ है जिसको आप वहाँ उस देश में बेचें, यानी कि बिज़नेस करना चाहते हैं। आप गए हैं टूरिस्ट वीज़ा पे और वहाँ जाके आप उसको बेचना चाहें। ख़ास करके लोग जो यूरोप के देशों में जाते हैं, कोई सिगरेट इस तरह से साथ में बेचने के लिए लेके जाता है। एंटिक चीज़ें, मान लीजिए कोई पुरानी ऐसी कोई मूर्ति है आपके पास में, भले ही आप किसी को गिफ्ट देने जा रहे हो, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा पूछताछ होती है। उनको लगता है कि आप कहीं से या तो इसको चुरा के लाए हैं, या आप इसको अपने साथ में लेके आए भी हैं, तो हो सकता है हमारे देश में आप इसका बिजनेस करें, आप इसको किसी को बेचें। तो ये सारा झमेला जो है हो जाता है अगर इस तरह की आइटम्स हैं।
जैसे कि मान लीजिए कैश है, बहुत सारे देशों का जो कस्टम है वो ये कहता है कि आपके पास में $10,000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास में है तो आप डिक्लेयर कीजिए पहले। तो वहाँ पे एयरपोर्ट से जब आप बाहर निकलते हैं तो वो चैनल्स होते हैं, वहाँ पे ग्रीन चैनल हो गया, रेड चैनल हो गया। दरअसल ग्रीन चैनल का मतलब हो गया कि आपके पास में ऐसा कोई आइटम नहीं है जो फॉरबिडन है और आप एक साधारण आपके पास सामान है, आगे जाके वो चेक हो सकता है आपका बैग। और अगर आप जाते हैं रेड वाले में, रेड वाला का मीन्स है कि हाँ आपके पास में ज़्यादा कैश हो गया या कोई ऐसी चीज़ है जो आप उनको दिखाना चाहते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप उसमें उनको दिखा देते हैं तो कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है। हाँ, फॉरबिडन चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे कैश आपके पास ज़्यादा है तो आप उनको बताइए मेरे पास कैश इतना ज़्यादा है। तो साधारण भाषा में जो कस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ सामान से रिलेटेड है कि आपके पास में ऐसा कोई सामान नहीं होना चाहिए कि जो कि उनको लगे कि उनके देश के लिए खतरा है, या आप वहाँ पे बिजनेस करने जा रहे हैं, या कोई नशीली चीज़ है, फॉरबिडन आइटम है। सिर्फ इतनी सी बात है। तो हमने इस वीडियो में बात की इमिग्रेशन और कस्टम की। उम्मीद करता हूँ छोटे से इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जो है इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर फिर भी इसके अलावा कुछ सवाल अगर आप लोग पूछना चाहें तो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।